मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को लेकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट जहां केंद्र सरकार को भेजी गई है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें एडीजी प्रयागराज जोन को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कमिश्नर प्रयागराज को भी इस एसआईटी में शामिल किया गया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी विवेचना अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी विवेचना अधिकारी बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर प्रयागराज में हुए घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर्ट के निर्देशों के क्रम में भी आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, याचिका भी दाखिल हुई है, तो उसको लेकर एसआईटी अब जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की आख्या भी कोर्ट में उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी मौजूद। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से लगातार अतीक अहमद का परिवार चर्चाओं में रहा है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हुई, उसके बाद तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसमें कहा गया है कि 2017 के बाद से करीब 183 एनकाउंटर्स हुए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि सवाल उठ रहे हैं कि कुछ एनकाउंटर्स फर्जी हैं। याचिका में कहा गया है कि न्याय देने का या सजा देने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका में निहित है। पुलिस को किसी भी तरीके से किसी आरोपी को सजा देने का, खासतौर पे फर्जी तरीके से एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि याचिका एक्सेप्ट होती है तो कब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। इसके साथ ही इस याचिका में तमाम बातें कही गई है, जिसमें विकास दुबे तक के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है, असद के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है और सीधे तौर पे कहा गया है कि पुलिस डेयर डेविल्स बन रही है, जो कि स्वस्थ न्यायपालिका के लिए या लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जब ये याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है, और सुनवाई होती है तो खासतौर पे याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट रूम में क्या कुछ जवाब दिया जाता है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देती है। हालांकि अब सरकार की ओर से एक आयोग का गठन जरूर कर दिया। माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर सनी सिंह, जो कि कुरारा कस्बे का रहने वाला है, और उसके 3 भाई थे, बड़ा भाई मंगल सिंह और पिंटू सिंह और सबसे छोटा सनी सिंह। बताया जा रहा है कि मंगल सिंह की मौत 2 साल पहले हो गई थी, और जो पिंटू सिंह है उसको सनी सिंह से, जो कि शूटर है अतीक अहमद को मारने वाला, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और उसकी एक बहन है जिसका जो विवाहिता है, और जो उसकी शादी देव गांव में बताई जा रहा है हुई थी, और वो बीती रात कल ही वो अपने जो मायके है पिंटू सिंह के घर, वो अपने भाई से मिलने पहुंची। और बताया जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस की तैनाती है, उसके जो मोहल्ला है, मोहल्ले को उसके छावनी पर तब्दील कर दिया गया है, और वहाँ पर एक सर्किल ऑफिसर और 4 इंस्पेक्टर के साथ 35 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, और उसके पूरे मोहल्ले को जो है सील कर दिया गया है। अब देखना ये होता है कि आखिरकार जो जांच एजेंसी की टीम भी आ रही है, अब उनको क्या मिलता है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद पूरे प्रयागराज में जबरदस्त उपद्रव की आशंका के बीच पुलिस और प्रशासन ने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखी हैं। अघोषित कर्फ्यू के बाद अब जिंदगी पटरी पर वापस लौटने लगी है। कड़ी सुरक्षा जारी है, लेकिन इस बीच अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुल रही हैं और वापस लोग सामान्य जिंदगी जीने की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन इस बीच चप्पे चप्पे पर निगहबानी की जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक और अशरफ की मौत के पीछे वजह क्या थी, इसे खंगालने में वो तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। साथ ही प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में अभी भी भय और दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है, लेकिन 24 घंटे जो बेहद क्रूशल थे वो निकल चुके हैं, और अब पुलिस और प्रशासन कड़ी निगरानी के बीच में वापस जिंदगी को पटरी में लाने की जद्दोजहद में जुटा है।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, निषाद पार्टी, बसपा सभी ने धीमे धीमे करके अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और आज क्योंकि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में नामांकन केंद्रों पर जो है उम्मीदवारों की लंबी लाइनें हैं, लंबी भीड़ है, लोग एक एक करके नामांकन कर रहे हैं और जल्द ही जो है अब अपने प्रचार और प्रसार में सभी उम्मीदवार नजर आएंगे। उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने कल 10 नगर निगम प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें लखनऊ से सुषमा खड़गवाल को प्रत्याशी बनाया गया था। आज सुषमा खड़गवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि जब नामांकन दाखिल करने गई वो तो गुपचुप तरीके से गई, क्योंकि धारा 144 उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसका बखूबी ख्याल सुषमा खड़गवाल द्वारा रखा गया। हालांकि उस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जरूर मौजूद रहे। अब उसके बाद वो भाजपा कार्यालय पहुंची और भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्होंने जनता का और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही साथ उनसे अनुरोध किया कि होने वाले निकाय चुनाव में उनको भारी मतों से विजय बनाएं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। आपको बता दूं कि पहले चरण के लिए जो चुनाव है उसका नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि 4 मई को मतदान किया जाएगा और 13 मई को इस पूरे मतदान की मतगणना की जाएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। साथ ही साथ कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी सभी ने अपने पार्षद और महापौरों के टिकट का ऐलान भी किया था। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो हमेशा की तरह सबसे सटीक रणनीति के साथ सबके इंतजार के बाद सबसे आखिरी में कल देर रात अपने महापौर और पार्षदों को टिकट का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी रणनीति के बाद अपने चुनाव प्रक्रिया को तमाम तरीके से क्षेत्रवार, मंडलवार सभी के साथ बैठक करने के बाद जिन टिकटों पर, जिन प्रत्याशियों पर मुहर लगाई है उनके साथ ही सभी समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। तो माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टी सेमीफाइनल को जीत के आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना शंखनाद करते हुए नजर आने वाली है। नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। खासतौर से आखिरी दिन जहां बड़े पैमाने पर पार्षद प्रत्याशियों ने निर्दल हो या पार्टी से हो सभी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज पर्चा दाखिल महापौर के प्रत्याशी ने किया है। पर्चा दाखिला के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण व भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि महापौर के नामांकन के दौरान जो पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल भी मौजूद दिखे। साथ ही साथ जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी से बात की गई तो उनका कहना है मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों को देखते हुए जो उनका विकास का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में हम सहयोग करेंगे। खासतौर से कितना यह बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर के प्रत्याशी हैं उत्सुक नजर आए। यही नहीं, नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा था। नगर महोबा में द्वितीय चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की 2 नगर पालिका व 3 नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने एसपी के साथ जिले की सभी नामांकन स्थलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने 300 मीटर पहले अराजक तत्वों को रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से ऑपरेट कर एसपी आसपास की निगरानी करती नजर आ रही हैं। नामांकन स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मकसद है नामांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है और आखिरी दिन है आज नामांकन का, और कल रहेगा दिन नामांकन प्रक्रिया में और नाम वापसी का। फिलहाल जो प्रमुख पार्टियां थी उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। वहीं पार्टी से नाराज पूर्व चेयरमैन इलियास उर्फ मन्नी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी में आस्था जाहिर की है और उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो 40,000 वोट इन नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं और कुल संख्या वोटरों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख
वोटरों की संख्या है, जिसमें यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुर्मी भी हैं, मौर्य भी हैं और अन्य जाति भी हैं। फिलहाल जिस तरह से पूनम किन्नर ने भी नामांकन करा के आम आदमी पार्टी से चुनाव की सरगर्मी और तेज कर दी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल चुनाव दिलचस्प है। नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का आज नामांकन होना है। आज 39 जिलों के अंदर नामांकन होना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागपत तहसील पर। आज 4 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के यहाँ पर नामांकन शुरू होने हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये नामांकन शुरू हो रहे हैं। लगभग यहाँ पर सभी लोग थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। बैरिकेडिंग यहाँ पर बनाई गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर नामांकन किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बागपत के अंदर 2,67,000 वोटर 11 मई को वोट करेंगे और 13 मई को यहाँ पर नतीजे आएंगे और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर 4 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के नामांकन होने हैं। 11 मई को यहाँ पर 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। नगर निकाय आज नामांकन की अंतिम तिथि है। आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर नगर निगम में अपने नामांकन करने पहुँचे हैं। ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक और 2 लोगों के आने की पूरी व्यवस्था चौक चौबंद कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की है। किसी भी बाहर के अन्य व्यक्तियों को आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। केवल प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक और 2 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं सभी पार्टियों की आगरा में 100 वार्ड है, 100 वार्ड में के प्रत्याशी यहाँ पर आज नामांकन करने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ आज देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें सुबह से ही 9 बजे से। और आगरा के महापौर यहाँ पर हेमलता दिवाकर अभी नामांकन करने के पहुँची हैं। समाजवादी पार्टी की जूही प्रकाश यहाँ से पहुँची हैं। तो आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर आज नामांकन करने पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि निकाय चुनाव का जो 4 तारीख को जो चुनाव होना है, 13 तारीख को मतगणना होगी। तो किस पार्टी को कौन से प्रत्याशी को इस वार्ड से कहाँ से विजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद वार्ड सभासद के उम्मीदवार के लिए टिकट मांग रहे मुकेश कुमार सक्सेना को टिकट न मिलने से नाराज मुकेश कुमार सक्सेना ने पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया है। बताया जा रहा है कि पॉइजन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार सक्सेना के बीजेपी के कई बड़े नेताओं से टिकट को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन रविवार को जैसे ही इसकी लिस्ट जारी होती है तो उनका नाम काट दिया जाता है। इससे नाराज होकर उसने जहर का इस्तेमाल कर लिया और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं पर भी उसने आरोप लगाया है कि वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। पैसे ना देने से जो है उसका टिकट काटा गया है। लेकिन उसका साफ तौर से कहना है कि वार्ड नंबर 27 से वो फिर भी चुनाव मैदान में उतरेगा और चुनाव लड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और इस ऐसी स्थिति में चुनाव कौन जीत पाएगा। दरअसल आपको बता दें, मामला शामली जनपद के कस्बा कांदला का है, जहां पर एक युवा जो भाजपा नेता हैं उन्होंने हताश होकर टिकट न मिलने के कारण जहर खा लिया। हालत इतनी गंभीर हुई कि उनको मेरठ ले जाना पड़ा। मेरठ में उनकी तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि जो वहाँ के चेयरमैन के दावेदार हैं नरेश सैनी, उनके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार वाले कि उन्होंने ये अनदेखी कर करके उनका टिकट कटवाया है। परिजन बहुत बुरी स्थिति में है, पूरे समाज में रोष है। दरअसल आपको हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है। इस वक्त की बात की जाए, रोजे का पावन पर्व चल रहा है और उसी बीच मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मेरठ के मुस्लिम मंच के यहाँ पहुंचकर रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। उसी बीच मुस्लिम भाइयों ने साफ तौर पर कहा है कि हमको मेरठ में रहना है, सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक हैं, कोई अलग नहीं है। मेरठ की बात की जाए तो शांतिपूर्वक स्थिति है। एक तरफ बात की जाए प्रयागराज के बाहुबली अतीक की हत्या के बाद मेरठ की अगर स्थिति की बात की जाए तो सामान्य स्थिति है। सभी मुस्लिम भाइयों का साफ तौर पर कहना है कि हमें हिंदू भाइयों के साथ रहना है, मेरठ में ही रहना है। जिस तरह से पहले हम काफी बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, अब की बात की जाए तो मेरठ में सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। उसी को लेकर के मेरठ की अगर बात की जाए तो सामान्य स्थिति के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। इस वक्त रोजे के पावन के बीच रोजा इफ्तार पार्टी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं ने पहुंच करके हिस्सा लिया। इसी बीच सबकी बैठ करके बातचीत हुई, साफ तौर पर भाईचारा देखने को मिला है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता मेरठ में
कायम है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार हर मुस्लिम इस चीज का गवाह है कि सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के अपने त्योहार मनाते हैं। और अब की बात की जाए, जल्द ही ईद का त्योहार है, सभी भाई गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई देंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि की, जहां G20 कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी तेज है। जी हां, आपको बता दें मई और जून में G20 कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन टिहरी में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। वहीं इसके साथ ही जो डीएम है सौरभ गहरवार वहां पहुंचे, उन्होंने कार्यस्थल का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य को समय से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। वहीं इसके साथ ही उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत करी और साथ ही उन्होंने देखा कि आसपास के गांव के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, वहीं इसके साथ ही स्वच्छ, अगर हम बात करते हैं साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने देखा कि किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। अब बात करते हैं हम G20 की, तो G20 का आयोजन अगर उत्तराखंड में होने जा रहा है तो इसके लिए उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आ सकता है। विकास के कई मार्ग और रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि G20 अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं एक प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात देता है। हम बात उत्तर प्रदेश की नोएडा कमिश्नरेट पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां नोएडा के सेक्टर 63 थाने में साफ सफाई करने वाले व्यक्ति पे पैसे नहीं थे अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जिसका पूरा खर्चा नोएडा सेक्टर 63 की पुलिस ने उठाया। हालांकि खर्चे के साथ साथ पूरी शादी का खर्चा उठाने में दहेज तक उस बेटी को दिलाया और शादी में खाने पीने से लेकर पूरी व्यवस्था कराई और जिसके बाद बेटी की विदाई कराई। हालांकि इस पूरे मामले में जमकर अब लोग जो है सराहना कर रहे हैं। वहीं बेटी के पिता ने, महेंद्र जिसका नाम है, उसने भी सराहना की है और कहीं ना कहीं पुलिस का धन्यवाद किया है, जिसको लेकर लोग जमकर तारीफों के साथ सराहना भी कर रहे हैं। जैसे देश में IPL क्रिकेट लीग का बुखार चढ़ता जा रहा है, वैसे ही छोटे शहरों में भी इन मैचों को लेकर सट्टेबाजी का खेल भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज इटावा पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 लाख से ज्यादा रुपए, 2 कार, 1 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप और 10 मोबाइल बरामद किए। ये गिरोह मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को जोड़ते थे और मैच की प्रत्येक बॉल पर, प्रत्येक ओवर पर सट्टे का खेल खेला जाता था। SSP इटावा संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण में गहनता से जांच की जाएगी और अंदेशा भी जाहिर किया कि भविष्य में इस गिरोह के और भी लोग सामने आ सकते हैं। सिलेंडर फटने से लाखों की संपत्ति हुई राख, परिवार हुआ बेघर। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा के गांव घनश्यामपुर से है, जहां एक सड़क किनारे बड़ी झोपड़ी में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग ज्यों कुछ समझ पाते कि आग की लपटें तेज होती चली गईं, उसने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे तैसे ग्रामीणों ने उस आग को बुझाने के प्रयास किए, बहुत मशक्कत के बाद उस आग को बुझा पाया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक उस गरीब परिवार का आशियाना सहित कीमती सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें इस आग कांड में लगभग 2 लाख के आसपास सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़िता का कहना है कि अभी तक उसके यहाँ कोई अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं जैसे तैसे अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी, ना ही सरकारी आवास मिला और ना ही खुद की जगह, तो सड़क किनारे झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन कर रही थी। और आज वो भी गैस सिलेंडर फटने से लगी आग से वो भी आसियाना जलकर राख हो। कोतवाली क्षेत्र स्थित रायसी मार्ग पर तहसील के निकट सुबह लगभग 5 बजे उस वक्त एक बड़ा हादसा संघटित हो गया, जब एक ट्रक चावलों से भरा हुआ था और अपना बैलेंस बिगड़ने के कारण सड़क किनारे खड़े हुए कई पेड़ों से जा टकराया। मगर इस दौरान ट्रक चालक और उसका परिचालक ट्रक के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद मामले की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई और सूचना पाते ही लक्सर पुलिस द्वारा चालक और परिचालक को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान ट्रक चालक के पैर दरअसल स्टीयरिंग में फंसे हुए थे और काफी मशक्कत के बाद जिसे बामुश्किल बचा लिया गया और दोनों ही यानी कि चालक और परिचालक को
नजदीक के ही एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया। हालांकि इस दौरान दोनों चालक और परिचालकों की जान पुलिस द्वारा अपने रेस्क्यू अभियान के जरिए बचा ली गई है। कोतवाली क्षेत्र